Good evening, all of you students. The chapter number third, Making of Global World in History. In this chapter, we divided four parts. First part is globalization. Second part, Silk Route. Third part, food travels, spaghetti. And fourth part, conquest, disease and trade. इस चैप्टर में हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने ग्लोबलाइजेशन को जाना है। सेकंड पार्ट में हम इसमें सिल्क रूट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट हम इसमें फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी जो एक फूड की बताए एक तरह की कैटेगरी है। एंड फोर्थ पार्ट है कनकेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। देन नेक्स्ट कंटिन्यू सेकंड पार्ट में आएंगे तो हमें कॉन्स लॉ के बारे में जाने। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। इस चैप्टर नंबर थर्ड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें आपके पास चार पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन, हम ग्लोबलाइजेशन को जानेंगे। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे सिल्क रूट के बारे में। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कैसे फूड ट्रेवल कैसे ग्लोबलाइजेशन को कनेक्ट करता है। और फोर्थ पॉइंट है कनकेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ये चार पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट पार्ट में आते हैं, जिसको हम अच्छे से और जानेंगे डेप्थ में। सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है कॉन लॉ, और सेकंड पॉइंट है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या रोल आया। थर्ड पॉइंट है रैंडर पेस्ट क्या थी, इसको कैसे इसने इम्पैक्ट हुआ, कैसे इससे यूरोपियंस बहुत ज्यादा प्रॉस्पिरियस हुए। थर्ड पॉइंट इंडेंजर्ड लेबर, इंडेंजर्ड लेबर कौन होते हैं, इंडेंजर्ड लेबर कहाँ आते हैं, कहाँ से आते हैं, इंडेंजर्ड लेबर कहाँ जाते हैं, इनका क्या प्रॉपर मोटिव होता है, इनके बारे में जानेंगे। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे इंटर वॉर इकोनॉमी। व्हेन वर्ल्ड वॉर वाज कम इन 1914 टू 18, आपको पता होना चाहिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था उसकी डेट ध्यान में होनी चाहिए, पेपर में बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, 1914 टू 18। इसके थर्ड पार्ट में हम देखेंगे इंटर वॉर। इंटर वॉर मीन्स वॉर के टाइम पे इकोनॉमी कैसी रही थी। सेकेंड पॉइंट पोस्ट वॉर इकोनॉमी, वॉर के बाद में इकोनॉमी कैसे हुई थी। थर्ड पॉइंट मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। एंड फोर्थ पॉइंट है द ग्रेट डिप्रेशन, ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था, क्यों आया था, कहाँ इंपैक्ट हुआ, क्या इंडिया में इसका इंपैक्ट हुआ या इंडिया में नहीं इंपैक्ट हुआ, उसके बारे में जानेंगे। और फोर्थ पार्ट आप देखेंगे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहानी है। पोस्ट वॉर इकोनॉमी बोला था सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 टू 1945, उसके बाद की कहानी ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन क्या था, उसके अंदर क्या था, कब बनी, कैसे बनी, ऑर्गेनाइजेशन कौन थी जो इसको चलाती थी, नियो क्या है, NIEO इसका काम क्या है, इससे किसको फायदा होता है, डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा होता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा होता है। और एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, इसमें दो टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं, फ्लोटिंग एंड फिक्स। इन सब चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। लेट्स मूव द फर्स्ट टॉपिक इन डिटेल इन ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जब आप पूरी ग्लोब में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना कल्चर शेयर करते हो, अपना खाना शेयर करते हो, अपनी बीमारी शेयर करते हो, और यहाँ की ट्रेड होता है जब लोग एक दूसरे की जगह जाते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम के लिए, वो जा रहे हैं बाहर तो वो वहां काम करेंगे, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन है। तो अगर पेपर में आता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेड, कल्चर एंड डिजीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इससे रिलेटेड सेकंड पॉइंट आता है, वो है फूड ट्रेवल। फूड ट्रेवल, फूड ट्रेवल्स का मीन्स क्या आता है, और यहाँ आपके बुक में एक देख रखा है स्पैगेटी। स्पैगेटी जस्ट लाइक अ नूडल्स विच कैन ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्पैगेटी एक तरह का नूडल था, इटली में आप उसको स्पैगेटी बोलोगे, वही वो चाइना तक जाएगा तो वो नूडल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्पैगेटी एक फूड ट्रेवल है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसका नाम चेंज हो जाता है। ये नेम चेंज होना, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। थर्ड टॉपिक जो है सिल्क रूट। सिल्क रूट, सिल्क रूट एक ऐसा रूट है जो बहुत प्री वाइब्रेंट रूट है, प्री वाइब्रेंट रूट है। एक ऐसे रूट जहां से कहीं ना कहीं पहले कोई रूट नहीं था, तब एकमात्र रूट था सिल्क रूट। इस सिल्क रूट से सिल्क रूट नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ से सिल्क बहुत ज्यादा था, कपड़ा बहुत ज्यादा था। देन फ्रीक्वेंट सब्सिक्वेंट ईयर के साथ
यहाँ से क्या जाने लग गया, पोट्रीज, यहाँ पे पोट्रीज आइटम जाने लग गए। दूसरा यहाँ पे स्पाइसेस जाने लग गए। और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका लास्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर, वो प्रिंट भी इसी रूट से आया था। ये एक प्री वाइब्रेंट रूट क्यों गया, इस रूट से एक बहुत बड़ा कल्चर ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे के, और इसको ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा इंपैक्ट मानते हैं, जो पोट्री स्पाइसेस प्रिंट को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराते हैं। और ऐसे ओवर द टाइम पीरियड यहाँ से बुद्धिस्ट, सबसे पहले बुद्धिस्ट मिशनरीज, बुद्धिस्ट क्रिश्चियंस मिशनरीज एंड अलोंग मुस्लिम्स वाज गो थ्रू। यहाँ से इसी सेम पाथ से मुस्लिम भी जाते थे, क्योंकि पहले कोई पाथ नहीं था, ये एकमात्र रूट था, इसलिए ये एक रूट बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इसलिए आप इसको सिल्क रूट कहते हो। चौथा टॉपिक जो था वो है कंक्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। कंक्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड, इस टॉपिक का मतलब होता है कंक्वेस्ट डिजीजेस एंड ट्रेड। अब देखो ये तीन टॉपिक है, बट इन तीनों के सबके अलग अलग वर्ड है। कंक्वेस्ट का मतलब होता है इन्वेड का मतलब होता है किसी पर कब्जा करना। डिजीज मीन्स होता है बीमारी, कि वो आप कब्जा कर रहे हो। तो जब यूरोपियंस अमेरिका में गए तो उन्होंने क्या करा, उनके पास कोई वेपन नहीं था, एकमात्र एक बीमारी थी उनके पास, उससे उन्होंने क्या करा, अमेरिका को कब्जा किया, वहां का मिनरल्स, वहां का लैंड, वहां का रिसोर्सेज सारा कवर किया। और लास्ट आता है ट्रेड, उन्होंने ट्रेड किया। तो यूरोपियंस जब अमेरिका गए तो उन्होंने वहां का लैंड, रिसोर्सेज और वहां का मिनरल्स कैप्चर किया विद द हेल्प अ डेडली किलर डिजीज नेम इज स्मॉल पॉक्स। आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर डिजीज माना गया, जो आपके लिए, जो यूरोपियंस के पास थी। और उस समय अमेरिका आइसोलेशन में रहता था, उसके पास इतना इम्यूनिटी बूस्टर नहीं था, तो इससे अमेरिका का मैक्सिमम पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा और उनकी किलिंग डेथ होगी। तो कंक्वेस्ट माने कब्जा किया, यूरोप ने कब्जा किया। कहां कब्जा किया, स्पेनिश एंड पोर्टुगीज। ये स्पेनिश एंड पोर्टुगीज भी यूरोप का ही पार्ट है। इन्होंने कब्जा किया, किस पे किया, अमेरिका। किसके, उनके पास एक डेडली किलर वेपन कौन सा था, स्मॉल पॉक्स। और ट्रेड के पर्पज से, ट्रेड क्यों करना चाहा, उन्होंने सोचा अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है, एक देश है जिसमें पास बहुत ज्यादा मिनरल्स है, बहुत ज्यादा लैंड है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके हेल्प से इन्होंने एक बीमारी विदाउट एनी वेपन्स का यूज करे, एक डेडली किलर वेपन्स प्रूव हुआ, स्मॉल पॉक्स, उसकी हेल्प से मैक्सिमम अमेरिकन को मारा गया और उनके रिसोर्सेज अपने पास लिए। इसमें एक आता है कि अमेरिका को ढूंढने वाले कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके पेपर के अंदर एक वेरी शॉर्ट की फॉर्म में आ सकता है। वो डिस्कवर्ड द अमेरिका, तो इसका आप आंसर लिखोगे क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका को क्यों चुना गया, क्योंकि अमेरिका को एक यूरोपियंस एक बहुत बड़ा फेबल सिटी ऑफ गोल्ड मानते थे। फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, फेबल सिटी ऑफ गोल्ड का मतलब है अल डोराडो। अल डोराडो का मतलब है कि एक ऐसी जगह, एक अमेरिका में ऐसी जगह है जिसको एक सोने की नगरी माना गया, इसलिए इसको बोला गया अल डोराडो, फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। तो ये सब कुछ देखते हुए यूरोपियंस के माइंड में आना और अमेरिका को कैप्चर करना विद द एक डेडली किलर वेपन्स, स्मॉल पॉक्स की हेल्प से सारे अमेरिकन को मारना और उनका रिसोर्सेज अपने पास कैप्चर करना, ये लालच यूरोपियंस को बहुत ज्यादा एक टाइम तक प्रॉस्पिरियस बनाता है। इससे रिलेटेड हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि जब सेकंड पार्ट में क्या चीजें हुई थी। नेक्स्ट मूव ऑन द सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को जाना, हमने जाना कैसे कल्चर वाइब्रेंट होता है, हमने सिल्क रूट को पढ़ा। ये सिल्क रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआती दौर में क्रिश्चियंस मिशनरीज, बुद्धिस्ट मिशनरी अलॉन्ग द मुस्लिम्स यहाँ से सामान लेके जाते, पोट्रीज, स्पाइसेस और द सिल्क रूट यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव होता वन कंट्री टू अनदर कंट्री टू द फैसिलिटी टू द कल्चर एंड ट्रेड। थर्ड पॉइंट हमने उसके बारे में जाना कि कैसे फूड ट्रेवल स्पैगेटी, और फोर्थ हमने कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड के बारे में। सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। तो सेकंड चैप्टर, बिफोर यू स्टार्टेड सेकंड पार्ट या सेकंड पार्ट टू मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, देन फर्स्ट वी इकोनॉमिस्ट वाज सजेस्टेड थ्री टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिस्ट वाज सजेस्टेड, इकोनॉमिस्ट जो थे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट को बोलते हैं अर्थशास्त्री। जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या करा है, तीन तरह के फ्लो बताए। वो तीन तरह के फ्लो कौन से, एक तो होता है फ्लो ऑफ ट्रेड, सेकंड पॉइंट आता है फ्लो ऑफ कैपिटल, एंड थर्ड पॉइंट आता है फ्लो ऑफ लेबर। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा समराइज करके एक डेफिनेशन और तैयार की है। ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस व्हेन द थ्री टाइप ऑफ फ्लो इज कंसिस्ट, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ लेबर।
ट्रेड मैंने होता है बिजनेस। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, कोई दूसरे स्टेट में जाओगे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो फ्लो ऑफ ट्रेड हो गया। फ्लो ऑफ कैपिटल, जब आप दूसरी जगह अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वहां पैसा लगाओगे, पूंजी लगाओगे, तो वो होता है फ्लो ऑफ कैपिटल। और जब आपने कहीं दूसरी जगह फैक्ट्री ओपन की या कोई इंडस्ट्रीज ओपन की तो वहां आपको लेबर चाहिए, तो फ्लो ऑफ द लेबर। ये दोनों कहीं ना कहीं परमानेंट है, बट फ्लो ऑफ लेबर इज अ वेरी static dynamic portion when moved to one place to another place according to the time, according to the wages। जो लेबर है वो मूव होते रहते हैं समय के साथ साथ और पैसे के साथ साथ, तो ये दोनों परमानेंट है, ये एक तरह का डायनेमिक पार्ट है। इन दिस पार्ट यू कैन सजेस्ट 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज द कॉर्न लॉ। अब ये बताएगा कॉर्न लॉ क्या था। ये आपके पेपर में 1 मार्क्स में आ सकता है या 2 मार्क्स में आ सकता है। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ क्या था? एक सिंपल सा, इस टाइम पे, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, ए वन कंट्री वाज फास्टली इमर्ज या स्विफ्टली इमर्ज टू द ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड बहुत बड़ा स्टार्ट हो गया था। ब्रिटेन वॉज स्टार्टेड टू पीरियड वॉज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया था, और इंडस्ट्रीज बनना, और यहाँ पे 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज डिवाइडेड। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बनी तो यहाँ पे लोगों का, जो लोग थे, जो पीपल थे, जो पॉपुलेशन थी, वॉज डिवाइडेड इन 2 सेक्शन। फर्स्ट इज इंडस्ट्रीज, सेकंड सेक्शन इज एग्रीकल्चर। तो कुछ लोग इंडस्ट्रीज सेक्टर में डिवाइड, बट वहां उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो जो एग्रीकल्चर के लोग थे इन्होंने क्या करा, एक पर्टिकुलर क्रॉप यू मेंशन इन योर बुक, फर्स्ट इज कॉर्न, इसकी क्रॉप की रेट बढ़ा दी। रेट बढ़ाने का मतलब है यहाँ प्राइस बढ़ाना और डिले टू सप्लाई, और सप्लाई बहुत डिले कर दी एंड साथ में अपनी गवर्नमेंट को ये बोला कि कहीं और से इंपोर्ट ना होना चाहिए कॉर्न। अगर हो जाएगा तो इनकी दी हुई वैल्यू इनको मिलेगी नहीं, और इनका जो भी प्लानिंग है अकॉर्डिंग अगेंस्ट टू इंडस्ट्रियलिस्ट वो पूरी फेल हो जाएगी। और यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या बोला गवर्नमेंट को कि सरकार, हमें यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, और वहां पे जो क्रॉप है, जो कॉर्न है, वो बहुत हाई प्राइस में मिल रहा है, और अगर हम उनसे मांग रहे हैं आज तो वो कल सप्लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, प्लीज इट कैन अलाउ टू एबॉलिश द कॉर्न लॉ टू परस्यू बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंडस्ट्रीज वालों ने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि ये कॉर्न लॉ को एबॉलिश करो, इससे हमें प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं मिल रही और हमें तरह से खाना नहीं मिल पा रहा। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉर्न लॉ, या अपन इसको बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट क्यों? कि ब्रिटेन के अंदर ही इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, वो खाना क्रॉप उगाने लगे थे। पर्टिकुलर क्रॉप कौन सी है? कॉर्न। और वहां का कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंडस्ट्रीज में स्विच हो गया था, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, इन्होंने कॉर्न की प्राइस बहुत ज्यादा हाई करी और जो प्राइस थी उसको डिले किया। सो इंडस्ट्रीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने परस्यू करा ब्रिटिश गवर्नमेंट को और रिक्वेस्ट करी, प्लीज आप ये कॉर्न लॉ हटाओ, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं कर पा रहे। फिर हुआ क्या, समय के साथ ना चलते हुए कॉर्न लॉ को बंद करना पड़ा। यहाँ के कुछ लोग माइग्रेट हो गए, मिलियंस में लोग माइग्रेट गए एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि कॉर्न लॉ का इफेक्ट अमेरिका में तो पड़ा ही, बट कहीं ना कहीं यूरोप पे भी बहुत ज्यादा पड़ा। तो यूरोप पे भी बहुत ज्यादा कॉर्न लॉ का सफर हुआ। तो यहाँ से लोग क्या हुए, माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद में एक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आती है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या आया था, रेफ्रिजरेटर, क्योंकि जब कॉर्न लॉ खत्म हुआ तो यूरोपियंस के लोग बहुत ज्यादा डाउन कंडीशन, हंगर वाली कंडीशन में चले गए, तो यहाँ पे इनको अमेरिका से खाना मंगाना पड़ता। तो अमेरिकन क्या कहते थे, यूरोप जनरली नॉनवेज को ज्यादा खाते थे, तो मटन चिकन ये सब खाते थे। अमेरिकन क्या करते, वहां से जीवित लिव एनिमल्स बेचते थे। तो उस एनिमल का अमेरिका से यूरोप में आना एक इतना बड़ा वोयेज मैंने इतनी लंबी जर्नी कवर करना, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगना, उससे यूरोपियंस के बहुत महंगा पड़ता। तो यूरोपियंस ने कहा हम इतना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी बनी रेफ्रिजरेटर। वहां पे अब क्या हुआ, अमेरिका के स्लॉटर हाउस में वो चिकन कटता और उस फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के फ्रिज के अंदर फ्रोजन मीट टू सप्लाई टू द यूरोपियंस के पास जाता जमा हुआ मीट, और फिर यूरोपियंस उसको खाते और अपने फीडिंग प्रोसेस को, अपनी हंगर प्रोसेस को कंप्लीट करते। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों लानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे यूरोप की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती थी, यूरोप बहुत ज्यादा महंगा, उनके लिए वो फूड महंगा पड़ता बाहर का, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को लाना पड़ा। और उस रेफ्रिजरेटर से वहां से अब चलते वक्त वो फ्रोजन मीट जमा हुआ वो आता यूरोप में और यूरोप खा पाते। इसी के साथ यूरोप बहुत ज्यादा प्रोस्पिरियस हो गया, यूरोप खाने में भी अच्छा हो गया, यूरोप ने अच्छे कपड़े पहनने लग गए, यूरोप सब कुछ अमीर हो गया। तो यूरोप ने सोचा अब हम दूसरे देश को जाके इन्वेड करते हैं, और वो वहां कहाँ गए, जो दूसरा देश है वो है अफ्रीका। अफ्रीका आपने सुना होगा, अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कंट्री जिसके पास बहुत ज्यादा
मिनरल्स है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। तो यूरोप ने सोचा अफ्रीका का मैक्सिमम प्रोसेस, अफ्रीका का मैक्सिमम जो वर्क होता है या अफ्रीका का मैक्सिमम लिवलीहुड किस पे चलता है, लाइव स्टॉक पे। लाइव स्टॉक मतलब जो अफ्रीका के लोग जीव जंतु अपने साथ रखते हैं, उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को बेचना और उससे पैसा कमाना। तो यूरोपियंस ने सोचा कि एक ऐसी कंट्री है जिसके पास मिनरल्स बहुत ज्यादा है, लैंड बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उसको कैप्चर करते हैं और सारे लैंड रिसोर्सेज अपने पास रिगेन करते हैं और एक्वायर करते हैं। बट उन्होंने सोचा अफ्रीका को तो कुछ पता नहीं है, अफ्रीका को, और अफ्रीका को नीड नहीं है क्योंकि अफ्रीका का मैक्सिमम लिवलीहुड इस लाइव स्टॉक से चलता है। 80 to 90% अफ्रीका का लिवलीहुड इस लाइव स्टॉक से चलता है। अगर अफ्रीका का ये लाइव स्टॉक खत्म हो जाता है तो अफ्रीका के लाइव स्टॉक खत्म हो जाता है तो अफ्रीका का मैक्सिमम लिवलीहुड खत्म हो जाएगा। तो यूरोपियंस कहां गए, अफ्रीका के अंदर गए। अब यूरोपियंस की प्रॉब्लम थी, यूरोपियंस के पास कैपिटल था, यूरोपियंस के पास टेक्नोलॉजी थी, यूरोपियंस ने था ऑपरेशनल वर्क था, बट यूरोपियंस के पास एक चीज नहीं थी, वो थी लेबर। लेबर कहां से करें, तो उन्होंने कहा अफ्रीका चलते और अफ्रीका में लेबर, अफ्रीका के लोगों को अपने पास बुलाते और लेबर के लिए उनको इंसिस्ट करते। बट मैंने फिर बात बोली कि अफ्रीका को लेबर की नीड नहीं थी, उनका मैक्सिमम घर का खर्चा लिवलीहुड चलता था लाइव स्टॉक्स में। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो क्या करे यूरोपियंस ने अपनाए। फर्स्ट मेथड था इट इम्पोज योर टैक्स ऑफ द अफ्रीकन पॉपुलेशन। पहले इट इम्पोज टैक्स इन अफ्रीकन पॉपुलेशन, इन्होंने सबसे पहले अफ्रीकन पॉपुलेशन पे टैक्स थोपा, टैक्स इंपोज किया। सेकंड पॉइंट, इट एबॉलिश राइट टू इनहेरिटेंस लॉ, राइट टू इनहेरिटेंस लॉ। और तीसरा पॉइंट क्या है आपका, इट स्प्रेड अफ्रीकन कैटल रेंडर पेस्ट। अब ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कि यूरोपियंस ने लेबर एक्वायर करने के लिए क्या क्या मेथड अपनाए। सबसे पहले इन्होंने टैक्स इंपोज करा अफ्रीकन की पॉपुलेशन पे। सेकंड पॉइंट है एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है हटाना, इन्होंने राइट टू इनहेरिटेंस लॉ हटा दिया। राइट टू इनहेरिटेंस लॉ होता है कि अगर किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं तो सबसे जो बड़ा भाई है वो उसके पास प्रॉपर्टी का हक आएगा, बाकियों के पास अगर आना है तो हमारे पास लेबर बनो, हम पैसा देंगे, उसका आप अपने यूज लो। और तीसरा पॉइंट है यूरोपियंस की एक कंट्री है एट्रिटा, अफ्रीका की कंट्री इरिट्रिया में वो एक कैटल आया और उस कैटल में एक स्पेशल टाइप की रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी थी। अब रेंडर पेस्ट क्या होती है, अ कैटल प्लेग, जीव जंतुओं के अंदर जो प्लेग फैला था उसको बोलते हैं। तो ये कहां से आया, ये ब्रिटेन लेकर आए अपने साथ एक कैटल में एक प्लेग की बीमारी, और वो जाके अफ्रीका के जो कैटल्स है उनके झुंड में डाल दिया, इससे स्प्रेड हो गया और एक कैटल रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी ने अफ्रीका का 80 to 90% कैटल खत्म कर दिया। तो पूरा लाइव स्टॉक खत्म गया और ये उनका सर्वाइवल था, आइडेंटिटी थी। फिर बाद में अफ्रीकन को आना पड़ा और लिवलीहुड के लिए लेबर बनना पड़ा। तो ये सारा प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना। रेंडर पेस्ट एक बहुत बड़ी बीमारी थी जो अफ्रीका के कैटल्स को पूरा खत्म किया और जिससे अफ्रीका की लिवलीहुड खत्म हो गई। ये सारे स्टेप्स थे जिन्होंने यूरोपियंस ने लेबर्स बुलाने के लिए ये स्टेप्स अपनाए और उनका अफ्रीका का लाइव स्टॉक 80 to 90% खत्म कर दिया, या फिर लिवलीहुड बोल दूं तो पूरा अफ्रीका का लिवलीहुड पूरा खत्म कर दिया। चौथा पॉइंट आता है इंडेंजर्ड लेबर। तो इससे क्या हुआ, अफ्रीकन के कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ लोगों ने वो धंधा छोड़ दिया और लेबर में आ गए। अब इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है, इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है, एक बॉन्डेड लेबर होता है, एक सिग्नेचर कराया जाता है किसी भी व्यक्ति से, अ बॉन्डेड लेबर टू पे नो मोड ऑफ टाइम, नो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टू द रेगुलर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। तो एक बॉन्डेड लेबर होता है जिसको एक देश से बाहर ले जाया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, उसको ये नहीं बताया जाता कहां लेके जा रहे हैं, किस में लेके जा रहे हैं, काम क्या होगा, कितने समय तक वो रहेगा, उसको आप बोलते हो इंडेंजर्ड लेबर। तो आपको इंडेंजर्ड लेबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ए बॉन्डेड लेबर व्हिच कैन साइन बाय द कॉन्ट्रैक्ट इन द स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल, दिस इज कॉल्ड द इंडेंजर्ड लेबर। इसको आप इंडेंजर्ड लेबर बोलते हो। ये कहां से इंडेंजर्ड लेबर आते हैं, यूपी से आते हैं, ये बिहार से आते हैं, ये उड़ीसा से आते हैं, ये वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं। तो वेस्ट बंगाल से ये सारे इंडेंजर्ड लेबर यहां से जाते हैं और जाते कहां पे, ये जाते हैं ट्राइनिडेड एंड टोबैगो, ये गुआना जो एक अफ्रीका कंट्री है, याद रखना है आपको। तो ट्राइनिडेड एंड टोबैगो, गुआना, श्रीलंका जाते हैं, फिजी एक तरह का आइलैंड है, वहां जाते हैं, और कोई उड़ीसा के टी प्लांटेशन पे। तो
तो ये यहाँ जाते हैं। तो इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है? एक बॉन्डेड लेबर टू सिग्नेचर फॉर द सम स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल। इनको कैसे? अब दूसरा, ये कहां से जाते हैं? यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कहां जाते हैं? ट्राइनेट टोबैको, गुआना, श्रीलंका, फिजी एंड उड़ीसा का टी प्लांटेशन। तीसरा पॉइंट, इंडेंजर्ड लेबर को कैसे ट्रैप में फंसाया जाता है? सबसे पहले एक एजेंट को एक्वायर किया जाता है कमीशन के बेसिस पे कि इंडेंजर्ड लेबर को लेके आ। सेकंड पॉइंट, उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स प्रोमिसेस करने के उनको कहां लेके जा रहे हैं, कितने दिन तक लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, वो उनको कुछ नहीं बताया जाता। और तीसरा पॉइंट, जो फाइनल अगर कोई नहीं चलता तो इनको फोर्सफुली उनको ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट मेथड्स है। इट इज रिक्रूटेड बाय द एजेंट टू द पेड कमीशन बेस। सेकंड, इट इज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो मोड ऑफ एरिया, नो false promises, no information was completely information was gained to there. And the final point will be the, if and not anyone interested to endangered labor, they can forcefully towards acquire and then move to one country to another country. इसके बाद का जो पॉइंट है, इंडेंजर्ड लेबर के साथ में एक पॉइंट और आता है कि कभी कभी जब वहां के लोग वहां जाते हैं और इस डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, तो वो यहाँ आने की सोचते हैं या नहीं सोचते? अब आपसे पूछोगे कि इंडेंजर्ड लेबर वहां जाते क्यों है? इंडेंजर्ड लेबर कुछ उम्मीदों से जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर पाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत सुधार पाएंगे। तो इसके बाद में बट वो सोचते हैं वहां जाने के बाद कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, हम वापस यहाँ से आ नहीं सकते, तो वो इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो जब इंडेंजर्ड लेबर वापस कहीं निकलते, वापस अपनी जगह पे आ नहीं जा पाते, तो वहां पे वो 3 कल्चर को अडॉप्ट करते इंडेंजर्ड लेबर। सबसे पहला कल्चर है चटनी म्यूजिक, चटनी म्यूजिक। सेकंड पॉइंट है रफ्तारनिज्म। और लास्ट पॉइंट आता है होयसाला। ये 3 वाज द इंपॉर्टेंट कल्चर टू इंडेंजर्ड लेबर वाज अडॉप्टेड। के बाद में ये 3 कल्चर है जो इंडेंजर्ड लेबर अडॉप्ट करते हैं, और फिर बाद में कहा जब हमें यहीं रहना है तो हमें इनके जैसा ही हो जाना चाहिए। चटनी म्यूजिक तरह का एक म्यूजिक है जहां पे मिक्स ऑफ कल्चरल सॉन्ग्स है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, सारे मिक्स ऑफ सॉन्ग है। रस्ताफानिज्म एक जमाइका बॉब मार्ले हैं जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, उनके तरह चल उनके स्टार्ट किया हुआ एक इनिशिएटिव है, उसको ये अपनाते हैं। और होयसाला एक इस्लामिक धर्म का एक पार्ट है। तो ये तीनों कल्चर है जो इंडेंजर्ड लेबर अडॉप्ट करते हैं, और उसी के साथ वो अपनी आगे की लाइफ वहीं निकालते हैं। इसके बाद में एक व्यक्ति का नाम है वीएस नाइपॉल। वीएस नाइपॉल कौन थे? एक नोबेल प्राइज विनर है, जिसने क्या करा, एक सजेस्ट करे कुछ नेम कि इफ यू कैन हियर टू द शिव नारायण चंद्रपॉल, राम नारायण सरवण, तो आप सोचते होंगे कि क्या ये इसी के पुराने पार्ट है? तो आप यहाँ बोलेंगे कि इनके जो एंसिस्टर थे, इनके जो फोर फादर थे, वो एक इंडेंजर्ड लेबर रहे होंगे, तब उनके नाम, उनके बच्चों के नाम भी उसी के नाम पे पड़े। तो आपको सिर्फ वीएस नाइपॉल का नाम जानना है। ये एक नोबेल प्राइज विनर है किताब का, जिसने ये बताया था कि अगर आपने ऐसे नाम सुने होंगे, शिव नारायण चंद्रपॉल, राम नारायण सरवण, तो आप सोचते होंगे कि क्या ये इनके खुद के नाम है? तो इनके जो फोर फादर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड लेबर होंगे फिजी आइलैंड में या ट्राइडेंट में, तो उनके जो जीन्स है वो उनमें आ गए और वो नाम उनके बढ़ गए। तो वीएस नाइपॉल का नाम याद रखना है। तो इसी के साथ ये सेकंड पार्ट आपका खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट टू थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इन फोर पार्ट्स, थर्ड पार्ट इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: इंटर वॉर इकोनॉमी, पोस्ट वॉर इकोनॉमी, मास प्रोडक्शन एंड द ग्रेट डिप्रेशन 1928। सबसे पहले इंटर वॉर इकोनॉमी। इंटर वॉर इकोनॉमी के मतलब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, तब बीच में कुछ इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्योस हुई थी, अप एंड डाउन, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए 1914 के टाइम पे, 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 सबसे बड़ी आर्मी थी, एक तो एलाइज आर्मी और एक सेंट्रल आर्मी। एलाइज आर्मी में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। एंड सेंट्रल आर्मी में कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इंटर वॉर इकोनॉमी के अंदर दो सबसे बड़े फैक्टर्स थे। इंटर वॉर के अंदर जब वॉर हो रही थी तो इंडिया का सबसे बहुत कम रोल था। इंडिया एक बैकहैंड में काम कर रही थी। इंडिया जनरली हेलमेट्स बनाना, बुलेट्स बनाना एंड जैकेट बनाना, और यहां तक कि जो वेपन्स होते हैं, टैंक और ये सब चीज का फॉर्मेशन करना, इनका काम सिर्फ ये था, इस चीज को बनाना। और वर्ल्ड वॉर में इनका सबसे बहुत कम रोल था। इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है पोस्ट वॉर इकोनॉमी। वॉर इकोनॉमी के बाद में, तो इंटर वॉर इकोनॉमी में हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम 2 सबसे बड़ी टीम थी, एक एलाइज टीम, एक सेंट्रल टीम। आपके पेपर में पूछा जाएगा सेंट्रल आर्मी में कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। और एलाइज में कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। और इसके अंदर हम ये जानना है कि इंटर वॉर इकोनॉमी के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इतना नहीं थी, और यूरोपियन सब जब वो लड़ने के लिए गए थे अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इंडिया का काम था हेलमेट, बुलेट्स, जैकेट एंड टैंक और सब चीज बनाना। यहां तक कि यूरोपियंस अगर
सोल्जर्स चाहिए होते थे तो वो इंडिया को रिक्रूट, स्पेशली फोर्स से रिक्रूट करते सोल्जर्स को और अपने पास लेके जाते। तो मेन एबल बॉडीड पर्सन यूरोपियंस के बाहर गए हुए थे, तो उनके घर पे कोई नहीं था, वो खाना खाने के लिए उनके सब जो भी लड़ने वाले थे वो सब बाहर गए थे। तो यहाँ दो आर्मी थी, एलिस एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट इंटर वॉर के बाद आता है पोस्ट वॉर इकोनॉमी। पोस्ट वॉर इकोनॉमी के बाद में जब वॉर एक टाइम थी 1914 टू 18 के बाद में, तब पोस्ट वॉर इकोनॉमी में हम जानेंगे कि क्या हुआ पोस्ट वॉर इकोनॉमी में। तो पोस्ट वॉर इकोनॉमी में जनरली 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहले पोस्ट वॉर इकोनॉमी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट आता है, क्या ब्रिटेन वापस अपनी ओल्ड पोजीशन को रिकैप्चर कर पाएंगे? तो आप देखोगे सर ब्रिटेन कभी भी अपनी पुरानी पोजीशन को रिकैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि इसी के साथ साथ जापान और न्यूली इमर्ज कंट्रीज जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, इंडिया, अफ्रीका वो इमर्ज हो रहे थे, तो ब्रिटेन अपनी पुरानी पोजीशन को वापस कैप्चर नहीं कर पाया। सेकंड पॉइंट आता है, एक टाइम आया जब आपके यहाँ आया इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक बूम का मतलब जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो यहां तक की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ी, सप्लाई बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा। पर जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो तीनों चीजें, डिमांड भी कम होगी, सप्लाई भी कम होगी और इकोनॉमी कम होगी, तो और लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ज्यादा बढ़ गए। तो कहने का मतलब है सेकंड है इकोनॉमिक बूम। तो सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पोस्ट वॉर इकोनॉमिक बूम। एक टाइम आया था जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो डिमांड, सप्लाई, एम्प्लॉयर सारी को इंक्रीज हुई, बट जब वॉर खत्म हुई तो डिमांड भी कम हो गई, सप्लाई भी कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट रेट भी नीचे गिर गया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो गई। और तीसरा जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट था पोस्ट वॉर, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द प्राइस। ओवर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्राइस, तो ये सबसे बड़ा है ओवर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्राइस। तो ये जो है कि जब वर्ल्ड वॉर के दौरान सोचा कि एक देश, ओनली जर्मनी वाज प्रोडक्शन, ओनली वन कंट्री टू जर्मनी वाज प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट टू सम अदर कंट्रीज। तो कुछ कंट्रीज ने सोचा ओनली जर्मनी ही क्यों प्रोडक्शन करे, हम भी हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यूएस ने भी प्रोडक्शन किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रोडक्शन किया, बट जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगी उनके पास सारा का सारा प्रोडक्शन रहा, उसकी प्राइस ना के बराबर थी, उसकी प्राइस एकदम से फॉलिंग ऑफ हो गई, ना तो उसको अच्छी प्राइस मिल रही थी और वो ओवर प्रोडक्शन गल्ट की तरह रह गया। गल्ट माने होता है इकट्ठा हो जाना, उसका प्राइस, एक अच्छी प्राइस ना मिलना, ये सबसे बड़ा साइन था पोस्ट वॉर इकोनॉमी का डिस्ट्रप्शन का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन थे पोस्ट वॉर इकोनॉमी का डिस्ट्रप्शन का। सबसे पहले ब्रिटेन ने अपनी पुरानी पावर ना वापस रिकैप्चर नहीं कर पाए। सेकंड है इकोनॉमिक बूम के टाइम डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, एम्प्लॉय रेट बढ़ी, बट जब वॉर खत्म हो गई डिमांड और सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट तीनों कम हो गया। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओवर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्राइस। ओवर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन होना, गल्ट की तरह इकट्ठा हो जाना और प्राइस का नीचे गिर जाना। इससे रिलेटेड एक और बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ था, मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन। इसी के साथ रिलेटेड लास्ट टॉपिक आपका आएगा द ग्रेट डिप्रेशन 1928। सबसे पहले हम मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन पढ़ते हैं। मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन। मास प्रोडक्शन मास कंजप्शन में एक व्यक्ति था हेनरी फोर्ड। ये एक बार यूएस की एक कंट्री है शिकागो, वहां गया और वहां पे इन्होंने स्लॉटर हाउस देखा। स्लॉटर हाउस का मतलब क्या होता है, एक वो जगह जहाँ पे काटा जाता है चिकन और ये सब जो भी चीजें होती है नॉनवेज, उस चीज को काटा जाता है। एक शॉप होती है उनमें, वहां पे एक बूचर को देखा। बूचर का मीन्स होता है काटने वाला, जो इतनी तेजी से काट रहा था और पूरा काम स्पीड से हो रहा था। तो हेनरी फोर्ड ने सोचा यही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मैं अमेरिका में क्यों नहीं लगूं। तो उसने यही वाला कॉन्सेप्ट अपने इकोनॉमी में लगाया और इस मेथड को क्या बोला गया, असेंबली लाइन मेथड। असेंबली लाइन मेथड का मतलब है वहां पे सारे वर्कर्स को एक असेंबली में खड़ा किया और सारा कोई कार का टायर को कस रहा है, कोई उसमें फिनिशिंग दे रहा है, कोई उसके वायर सही कर रहा है, तो एक साथ सारा काम किया। इससे क्या हुआ, लेबर्स बहुत ज्यादा स्ट्राइक पे आ गई, क्योंकि मशीन लेबर को काम करवा रही है, लेबर मशीन का काम नहीं कर रहे। और यहाँ पे टाइम इंटरवल डिले, और हेनरी फोर्ड ने कहा इसमें टाइम इंटरवल वाज नॉट डिले। टाइम इंटरवल का मतलब है उनको टी ब्रेक या कोई अपना टी ब्रेक या वॉशरूम जाने का भी कोई टाइम नहीं मिलता। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा एक टाइम पे ट्रिगर हुआ वहां के लेबर्स के, वहां के वर्कर्स को। तो वर्कर्स ने स्ट्राइक की डिमांड रखी। बदले में हेनरी फोर्ड ने ये कहा आप स्ट्राइक की डिमांड मत रखो, मैं तुम्हारी रेट बढ़ाऊंगा और ये मेरे लिए बेस्ट कॉस्ट कटिंग मेथड माना जाएगा। मतलब उन्होंने उनकी रेट बढ़ा दी और फिर भी ये बोला इट इज माय बेस्ट कॉस्ट कटिंग मेथड, बेस्ट कॉस्ट कटिंग मेथड। और हर 3 मिनट इंटरवल में क्या हुआ, एक टी फोर्ड नाम की
कार बनती थी और इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ अमेरिका में अंदर। अमेरिका में क्या, यूरोप में भी प्रोडक्शन है। यही कॉन्सेप्ट यूरोप ने भी उठाया हेनरी फोर्ड का, जो ये कॉन्सेप्ट इसी मेथड, असेंबली लाइन मेथड, और इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ उस कार का। और कंजप्शन, कंजप्शन का क्या मतलब है, जब यूरोप में ये कॉन्सेप्ट किया तो यूरोप लोगों ने भी बहुत ऐसी कार बनाई और उसके साथ बहुत चीजें खरीदी, जैसे टीवी खरीदा, फोन खरीदा, प्लॉट खरीदे और हाउस खरीदे, बिल्डिंग्स खरीदी, ये सब चीजों का परचेस किया ओनली विदाउट एनी कैश, विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ओनली इंस्टॉलमेंट में। इसलिए बोला गया मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन। इस गाड़ी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ अमेरिका के अंदर, यही कॉन्सेप्ट यूरोप ने चूज किया और अपने देश में अपनाया, इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया और इससे आने वाले जो भी पैसा है उससे बहुत ज्यादा कंजप्शन किया। तो ये याद रखना, मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन। एक चीज और याद रखना जो मैं आगे कनेक्ट करूंगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा और ओनली मास कंजप्शन हो रहा था, वो लोन के बेसिस पे हो रहा था और इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे हो रहा था। इस कट टू इन रिलेटेबल टॉपिक जो लास्ट है आपका, ग्रेट डिप्रेशन। Great Depression was come in 1928. सब Great Depression, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। व्हाट आर द कॉजेज, क्या कारण था ग्रेट डिप्रेशन 1928? तो दे आर द टू इंपॉर्टेंट कॉजेज। सबसे पहले ओवर एग्रीकल्चर प्राइस, सबसे पहले ये वाला था कॉजेज। और सेकंड था यूएसए वाज अ बोरोवर, यूएसए was a borrower and international creditor। ये एक टाइम के बाद में यूएस इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था। इंटरनेशनल क्रेडिटर का मतलब है कि एक टाइम था जब ये बहुत ज्यादा पैसे देने वाला बन गया था। एक समय था पहले ये डेब्टर था, कर्जे में था, अब ये पैसे देने वाला बन गया। तो दो सबसे बड़े थे, एक तो ओवर एग्रीकल्चर प्राइस और यूएस वाज अ बोरोवर एंड इंटरनेशनल क्रेडिटर। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक टाइम था मास प्रोडक्शन किया था, मास कंजप्शन किया। अब यूएस ने देखा इनके पास एग्रीकल्चर तो बहुत ज्यादा है और हम इसी को देखते हुए इनको ओवर प्रोडक्शन का और कंजप्शन किया। तो जब यूएस ने अपना पैसा जो दिया था, ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा पैसा लिया यूएस से, अब यूएस ने कहा मुझे वापस रिटर्न करो। तो रिटर्न करने के बाद उनके पास एक ही ओनली कॉन्सेप्ट था, एग्रीकल्चर, और वो एग्रीकल्चर ही डाउन हो चुका था यूरोपियंस का। तो उनके लिए सबसे बड़ा ट्रबल का साइन हुआ। तो यूएस जब अपने पैसे वापस मांगने लगा तो इनको अपनी जो भी टीवी, फोन, फ्रिज, जो भी बिल्डिंग है वो वापस बेचना पड़ा। और ये सारा का सारा एक पफ ऑफ डस्ट की तरह था, पफ ऑफ डस्ट की तरह, मतलब एक मिट्टी की ढेर की तरह था ना, क्योंकि उन्होंने ओनली मास प्रोडक्शन किया था, ओनली मास कंजप्शन किया, इसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और कोई भी यहाँ पे मास कंजप्शन कब होगा? जब कोई व्यक्ति एक अच्छा कमाएगा, एक अच्छी सैलरी आएगा, जब वो चुका पाएगा। तो ये दो बड़े रीजंस थे, जहां पे एक तो एग्रीकल्चर प्राइस और दूसरा यूएस वाज बोरोवर इंटरनेशनल क्रेडिटर। तो ये सारी जो भी उन्होंने चीजें खरीदी थी वो जस्ट एक पफ ऑफ डस्ट की तरह। इससे हम कंक्लूजन ये निकालते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें यहाँ पे जो मास प्रोडक्शन था और जो मास कंजप्शन था उसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट का इंटरवेंन होना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरवेंन से कुछ पॉलिसी आएगी तो थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा यूरोपियंस को, वो थोड़ा थोड़ा चुका पाएंगे। और सेकंड पॉइंट है मास कंजप्शन का मीन्स है, मास कंजप्शन का मीन्स एक हैंडसम सैलरी पर्सन was afford or all these uses। मास कंजप्शन का मतलब है, मास कंजप्शन कौन कर पाएगा? जो एक सैलरी पर्सन हो, जिसके पास जॉब हो। तो ये दो चीजें होती तो वो ग्रेट डिप्रेशन से बच पाते, बट ये दोनों की कमी थी, ना तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन दिखा और ना मास कंजप्शन, हैंडसम सैलरी इन पर्सन, या ना वहां के लोग कुछ सैलरीड पर्सन थे। अब एक टॉपिक, इससे एक छोटा टॉपिक है कि सर इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन का क्या फर्क पड़ा? देखो इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन का दोनों का अलग फैक्टर है, एक तो है अर्बन, एक है रूरल। आप ये बोलोगे सर कि अर्बन या रूरल में सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा? तो रूरल, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अर्बन में जो फिक्स सैलरी वाले, फिक्स सैलरीड पर्सन है, जिसके पास हर महीने सैलरी आती है, उनको डिप्रेशन का कोई इफेक्ट ना हुआ, उनको डिप्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। बट यही रूरल जिनके पास एग्रीकल्चर है जो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो ग्रेट डिप्रेशन में अगर देखा जाए तो अर्बन लोग
जो शहर में फिक्स सैलरीज है उनको ग्रेट डिप्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यही गांव के अंदर रूरल में एग्रीकल्चर है उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा ग्रेट डिप्रेशन से। बट एक इकोनॉमिस्ट है उसने ये बात बोली है कि इंडिया में जो भी फ्लो ऑफ इकोनॉमी रुकी नहीं, क्योंकि उनके पास एक सबसे बड़ा एसेट्स था, और वो सबसे बड़ा एसेट्स क्या था? गोल्ड। उन्होंने क्या करा? गोल्ड देकर अपनी इकोनॉमी को फ्लो किया और इकोनॉमी रोकने नहीं दिया। तो इस पार्ट में हमने ये जाना कि डिप्रेशन के कारण क्या थे। एक तो यूएस सबसे बड़ा क्रेडिटर था और दूसरा ओवर एग्रीकल्चर प्राइड, और उसके तहत में बहुत से लोगों ने मास प्रोडक्शन, यूरोपियंस ने मास कंजप्शन किया। हमने ये जाना कि कंजप्शन के वक्त दो चीज का ध्यान रखना चाहिए था, एक तो गवर्नमेंट का इंटरवेन होना चाहिए था, और कंजप्शन कौन करेगा? जिसके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, और जिसके पास एम्प्लॉयमेंट होगा और सैलरी पर्सन होगा। और इसमें इंडिया पे ग्रेट डिप्रेशन का फर्क पड़ा तो अर्बन में नहीं पड़ा, जो फिक्स सैलरी है उसको कोई डिप्रेशन का फर्क नहीं पड़ा, बट जो गांव के अंदर रहते हैं, जो जिनके पास एग्रीकल्चर है, उनको ज्यादा फर्क पड़ा। बट एक व्यक्ति ने बोला है, एक इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि यहाँ इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं जगह रुकी नहीं, वो फ्लो होती रही, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स था, गोल्ड। लेट्स मूव द फाइनल पार्ट ऑन दिस चैप्टर। फाइनल पार्ट इन मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड टू रीबिल्ड अ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इसके बारे में हम जानेंगे पोस्ट वॉर एरा के बाद में। पोस्ट वॉर एरा के बाद में क्या कंडीशन हुई थी? पोस्ट वॉर एरा का मतलब है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1939 टू 45। यहाँ पे ना दो एक सबसे बड़े फैक्ट्स हुए थे, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला फैक्ट था कि यूएस गेन पॉलिटिकल पावर। यूएस ने एक पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक पावर, मतलब एक तरह का यूएस एक यहाँ पे इंटरनेशनल क्रेडिटर की तरह इमेज हुआ था, और उसने एक पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर को गेन किया। और सेकंड, यहाँ पे यूएसएसआर वाज इमर्ज। यूएसएसआर मतलब यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, जो आज आप रशिया बोलते हो जिसको, यहाँ ये इमर्ज हो गया था। तो इसके बाद में इतना ही ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के बाद में एक यूएस बहुत बड़ा इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर की तरह आया था सामने, और यूएसएसआर एक इमर्ज हो गया था एक रशिया की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। इसी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। इसको थोड़ा अच्छा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इन दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन क्या है? एक तरह का एरिया है, एक तरह का पॉइंट है, एक तरह की जगह है। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन ये एक तरह की इंस्टीट्यूशन है जो आपके 1944 में हेमिस्फेयर यूएस के अंदर बनी थी। इसमें क्या था? ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट लिया, प्रॉपर सोचा कि कैसे इकोनॉमिक वापस सेटल डाउन करेंगे, जो हमारी गलतियां थी मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन में, उसको कैसे ओवरकम आएंगे, और उसके बाद हम कैसे किस ऑर्गेनाइजेशन को सेटल करेंगे। तो ब्रिटेन वुड के कारण यहाँ पे दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती है। एक सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड बैंक, और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन थी आईएमएफ। आईएमएफ का अगर पूरा नाम आप इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों को आप एक क्वेश्चन से जानते हो जिसको आप बोलते हो, और जो बोर्ड में बहुत बार रिपीट होता है, ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड। ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड, इसको क्या बोलते हैं? ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड। तो आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है, नेम द ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड। तो आप दो नाम लिखोगे, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक का काम होता है लोन देना। आईएमएफ का काम होता है कौन सा देश सरप्लस में और कौन सा देश डेफिशिएट में। सरप्लस का मतलब है किस देश के पास पैसा बहुत ज्यादा है, और कौन सा देश है जो बहुत ज्यादा कर्जे में। जिसके पास ज्यादा है उनसे लेके जिसके पास जो कर्जे में उसको ट्रांसफर करना। तो आईएमएफ का काम होता है ये मॉनिटरी करना। देखो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इसका मॉनिटरी करने का काम होता है कि कौन सा देश सरप्लस में है और किस देश के पास डेफिशिएट है। और वर्ल्ड बैंक का काम होता है लोन्स देना। तो इसलिए आप इसको ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इसको हमने क्यों बनाया? क्योंकि ये क्या करेगी, जो भी इकोनॉमी हमारी डिसरप्शन हुई है उसको वापस सेटल करेगी, उसको वापस रीशेप करेगी। प्रॉब्लम इसका आजकल के जो क्रिटिक्स है वो इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज इन दोज टू ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन ओनली प्लांट ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पास ओनली डेवलप्ड कंट्रीज के लिए प्लान था, डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इट इज टू ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ओनली प्लांट बाय ओनली टू डेवलप्ड कंट्रीज, ओनली डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे हमारी यूएस हो गई या वो। बाकी लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ये थोड़ी बाइस्ड है। बाइस्ड का मतलब है ये ओनली यूएस के वेस्टर्न डोमिनेंस के साथ मिलकर डिसीजन लेती है, बाकी ये किसी के बारे में नहीं सोचती। तो थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज चलता है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, बट इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टू द अदर फंडिंग। ये फंडिंग भी देती है बहुत ज्यादा, यूएस इनको बहुत फंडिंग देता है, इसलिए यूएस के ज्यादा कंपेयर
वेस्टर्न बाइज्ड होकर सुनती है। बाकी देश इन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इनको इल्जाम लगाते हैं कि ये ओनली यूएस के फेवर में डिसीजन देती है, बाकी किसी कंट्रीज के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि इसका बेसिक पर्पस ओनली है यूएस की इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, यूएस की इकोनॉमी को कैसे शेप देना है, क्योंकि इसको पास बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए कोई प्लान प्रोसेस नहीं था। तो उन कंट्रीज के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको आप क्या बोलते हो, NIEO। NIEO, एन माने आता है न्यू, आई माने आता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ई मीन्स इकोनॉमिक और ओ मीन्स आता है ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑर्गेनाइजेशन टू कैन मेन फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, तो है नियो। नियो का काम होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसका काम है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है या जो कंट्री डीकोलोनाइज्ड हो रही है, डीकोलोनाइज्ड का मतलब जो कंट्री किसी के गुलाम थी अब वो डीकोलोनाइज्ड हो रही है, तो उन कंट्री को एक अच्छा लैंड प्रोवाइड करवाना, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, उनको मिनरल्स प्रोवाइड कराना इसका काम है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नियो, इट्स कैन ओनली फोकस डेवलपिंग कंट्रीज। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को फोकस करती है, और वर्ल्ड बैंक जो मैंने बताया और IMF बताया ये ओनली डेवलप्ड कंट्रीज को फोकस करती है। ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज पे अपना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, इसलिए आज भी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज में रहती है। इट्स कैन ओनली बेस्ड ऑन यूएस एंड वेस्टर्न डोमिनेंस। ये वेस्टर्न डोमिनेंस को ज्यादा इंकरेज करती है, यूएस को ज्यादा इंकरेज करती है, और ये ओनली सारी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वो कंट्री जो डेवलपिंग है या वो कंट्री जो डीकोलोनाइज्ड हो रही है उन पे ज्यादा फोकस करती है। तो इस चैप्टर में हमने देखा, ये लास्ट पार्ट में हमने ये जाना कि ब्रिटेन वुड का वर्क क्या था। इसका काम था इकोनॉमी को रीशेप करना। कौन रीशेप करेगा? दो इसके ट्विंस, दो इसके जुड़वा बच्चे जिसको बोला गया ट्विंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF। IMF का काम क्या होता है? कौन सी कंट्री सरप्लस में और कौन सी कंट्री डेफिशिएट में। और वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? लोन देना। बस इनकी प्रॉब्लम यही थी, इन टू ऑर्गेनाइजेशन ओनली फोकस on developed countries, not developing country. It can focus in the proper plan in developed countries, not developing. इनके पास सिर्फ प्लान था डेवलप कंट्री का, डेवलपिंग कंट्रीज का था ही नहीं था। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कौन प्लान करेगा? नियो, NIEO। नियो क्या? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसका लास्ट टॉपिक अपन चलते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? उसमें टू टाइप की एक्सचेंज रेट होती है, फ्लोटिंग एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। तो लास्ट टॉपिक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके आपने बोर्ड्स में क्वेश्चंस दिखते हैं। सबसे पहले अपन चलेंगे एक्सचेंज रेट पे। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या होता है? इन एक्सचेंज रेट के टू टाइप्स हैं, एक आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और एक आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट का सिंपल सा मीन्स है, आप कहीं जा रहे हो तो वहां पे आप उस करेंसी को चेंज करोगे दूसरी करेंसी। जैसे आप इंडिया में रहते हो और आप कहीं इंग्लैंड जा रहे हो या अमेरिका जा रहे हो, तो आपको वहां करेंसी का, उस पैसे का यूज लेना है उस कंट्री में, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। क्योंकि इंडिया में रुपीज है और यूएस में डॉलर है, तो रुपीज एंड डॉलर, रुपीज यूएस डॉलर में नहीं, वहां यूएस में नहीं चल सकते, तो उसको एक्सचेंज योर करेंसी विद इन योर कंट्री अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज योर कमोडिटीज, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। इसमें दो टाइप की एक्सचेंज रेट आती है, एक आती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक आता है फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है समय के साथ डॉलर का चेंज होना। आज डॉलर आपके पास 91 है, क्या 90s में भी 1990s के आसपास भी 91 था? नहीं, वहां 60 हुआ होगा, देन 75 हुआ, देन 86 हुआ और लास्ट में जाके 91 हुआ। जब डॉलर अपने अकॉर्डिंग रेट चेंज करता रहता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, क्योंकि फ्लोट का मतलब होता है तैरना और मूवमेंट करना। जैसे कोई एक चीज स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक होती है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और फिक्स एक्सचेंज रेट होती है एक लॉन्ग टाइम तक एक ही रेट का डिसाइड रहना, उसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट? लिमिटेशन क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट? फिक्स एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट कहां हुई? तो सबसे पहले डॉलर इटसेल्फ पैक्ड बाय गोल्ड। सबसे पहले तो डॉलर को खुद को गोल्ड से पैक किया हुआ था, मतलब डॉलर एक प्रिंसिपल करेंसी है और उसको गोल्ड से पैक किया था। मतलब जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा डॉलर बढ़ेगा, तो डॉलर को अपनी ये प्रिंसिपल करेंसी का होने के बाद अपनी डिग्निटी को ये चीज सूट नहीं हुई, इसके कारण से इसने गोल्ड को हटा के वापस बाहर आया और एक प्रिंसिपल करेंसी की और प्रिंसिपल करेंसी इमर्ज हुआ। इसलिए आपको
fixed exchange rate was quit, fixed exchange rate was quit एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट स्टार्टेड। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है एक्सचेंज रेट क्या होती है, तो एक्सचेंज रेट होती है व्हेन अदर कंट्रीज टू चेंज इन कमोडिटीज कैन यूज टू विद इन करेंसी। दे आर द टू टाइप इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जब समय के साथ साथ डॉलर अपनी वैल्यूज को चेंज करता रहता है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट होता है एक लॉन्ग टाइम तक एक ही रेट रहे, उसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट की लिमिटेशंस क्या थी, मतलब लिमिटेशंस फिक्स एक्सचेंज रेट या व्हाई क्विट फ्री फिक्स एक्सचेंज रेट टू कन्वर्ट फ्लोटिंग। फिक्स एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि डॉलर अपने आप को गोल्ड के साथ पैक नहीं रखना चाहता था, वो बाहर आना चाहता था, क्योंकि डॉलर एक प्रिंसिपल करेंसी थी जिससे बाकी देश की करेंसी मैनेज होती है और डॉलर खुद गोल्ड से मैनेज हुआ है। तो अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को देखते हुए डॉलर बाहर आया और गोल्ड से पैक नहीं होना चाहता था, ये सबसे बड़ा रीजन था। सो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस एंड द चैप्टर इज एंड।